So let's talk a bit about the three subjects that I will be teaching you. That is the portfolio management, fixed income, and the quantitative analysis. First of all, let's talk about the portfolio management. What do portfolio management tell us? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के आपके जो रहेंगे टॉपिक्स उसके अंदर बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि हाउ यू एज अ वेल्थ मैनेजर, यू एज एन एसेट मैनेजर, बिकॉज आप सीएफए कर लोगे या कोई भी फाइनेंशियल डिग्री करोगे तो मेन थिंग दैट यू विल गो फॉरवर्ड विद कि किस तरह से आपको लोगों के पैसे संभालने हैं. The low can be a normal मतलब affluent kind of person, a retail investor, or something kind of ultra high net worth individual. So for every individual, you will be having different their return and risk objectives. So how you have to prepare that sheet about their risk and return objective, how you have to consider their taxes point of view. जिनके taxes ज्यादा है उनके लिए आप ऐसे investments नहीं करोगे जिसके अंदर taxes ज्यादा है, या जो income गेन्स में इंक्लूड होते हैं, जो इनकम टैक्सेस में इंक्लूड होंगे, आप उनके लिए कोशिश करोगे किस तरह से आप टैक्स बचा सकते हो. और कोई कोई इंडिविजुअल्स ऐसे रहेंगे जिनके लिए टैक्सेस इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन दे आर लाइक कि मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इनकम सेव करनी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी है ताकि मैं उस टाइम पे आराम से रह सकूं. बिजनेसमैन के लिए भी काम करना है, जॉब्स के लिए भी काम करना है, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल यू हैव टू वर्क फॉर द इंस्टीट्यूशंस आल्सो. What kind of institutions? For a mutual fund company, you can be a fund manager. You can be a fund manager, right? You have to work for a mutual fund company. You have to work for the banks. हर एक की liquidity needs different है. बैंक के लिक्विडिटी नीड्स क्या है? आज उनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, कल उनको उसी डिपॉजिट्स के लोन देने हैं, तो उसको आप कैसे दो दो तीन तीन दिन के लिए मैनेज कर रहे हैं पैसे. 2 दिन के लिए भी बैंक कैन नॉट अफोर्ड कि वो इतने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ को अपने बैंक के अंदर बिना इंटरेस्ट के ही रखे, कैश रिजर्व्स रखे, राइट. तो आपको 2-3 दिनों के लिए भी उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि उन थाउजेंड्स ऑफ सीआर्स के ऊपर आप अगर कुछ पॉइंट परसेंटेज भी कमा लोगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट्स में इट्स बिग अमाउंट. तो ये वाली चीजें आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करोगे, हर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए किस तरह से लायबिलिटीज रहती हैं, क्या क्या उनको पेमेंट्स करनी है. इससे अगर आप पेंशन प्लान्स की बात करोगे तो उनकी लायबिलिटीज क्या है कि जब लोग रिटायर हो जाएंगे तो उनको पे बैक करना है. नाउ यू हैव टू कंसीडर कि जिन लोगों को उनको पे बैक करना है वो किस एज ग्रुप में है. अगर एवरेज लोग अभी 30-35 में ही है एंड दे आर गोइंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, तो यू डोंट हैव, इस टाइम पे आपको लिक्विडिटी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते. लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी 50 या 55 में है मेरा एवरेज एज ग्रुप, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू कैन नॉट टेक मोर रिस्क. आपको लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको कैश फ्लोज चाहिए, आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको इनकम जनरेशन चाहिए जिससे आप पे आउट कर सकते, राइट. बिकॉज यू आर लायबल, अगर कल को पैसे नीचे भी जाते हैं तो आपको अपनी पॉकेट से भी पे करना पड़ सकता है. तो पेंशन प्लान्स भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें यू आर लायबल एंड द अदर वन इज जिसमें यू आर नॉट लायबल. तो हर एक के अलग अलग रिस्क फैक्टर्स, रिटर्न फैक्टर्स, कंसिडरेशन, उनकी अपने फीचर्स, वो सब पढ़ेंगे. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज मोर अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ मनी. लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करना. अब वो इंडिविजुअल का करना है, इंस्टीट्यूशन का करना है, किस तरह का इंडिविजुअल है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, सबके अलग अलग रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आपको सबसे ज्यादा यूज करने मिलेगा इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर करियर. इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में अगर आप अभी बहुत जल्दी एनालिसिस वाली चीज में या फिर मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग वाली चीजों में नहीं भी जाते हो, अभी आपको एक्सपीरियंस के बाद जाना है, तो मुझे लगता है कि इस वाली इंडस्ट्री के अंदर आपको जल्दी एंट्री पॉइंट भी मिल जाता है. एंड आपको एक्सपीरियंस गेन, अगर आपको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो भी हैंडल करना है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बहुत सारी चीजें इसमें समझ, राइट. देन विल टॉक अबाउट द फिक्स्ड इनकम वाली चीज. फिक्स्ड इनकम वाले सब्जेक्ट में इट्स ऑल अबाउट दी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं कि एक इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, हर साल हर महीने आपको इनकम नहीं आ रही, लाइक द स्टॉक मार्केट. कभी डिविडेंड आ जाता है शायद साल में एक बारी, बट नॉट दैट बिग अमाउंट. लेकिन ऑन दी अदर साइड देयर कैन बी इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी काइंड ऑफ थिंग्स. एफडी काइंड ऑफ थिंग्स में आप इन्वेस्ट करोगे, आप ऑप्शन होता है कि हर महीने पैसे चाहिए, या आप चाहते हो आप उन पैसों को दोबारा से एफडी में ही डालते रहो, या आपको अपने बैंक अकाउंट में चाहिए. इस तरह से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं.
बॉन्ड्स भी होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? एफडी, लेकिन वो कंपनीज की। हमने मेजरली एफडीज के बारे में सुना है, दैट इज फ्रॉम दी बैंक, बैंक में जाओ एफडी करो। बट कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने बॉन्ड्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? जब उनको फ्यूचर कैश फ्लो करने के लिए, उनको अपने खर्चे करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो वो कहते हैं इक्विटी से तो हम पैसा रेज नहीं कर सकते, हम कर चुके हैं, अब बार बार इक्विटी में से भी पैसा रेज नहीं कर सकते। तो उन्हें डेट लेना पड़ता है। डेट मतलब लोन लेना पड़ता है। वो क्या करते हैं? वो पब्लिक से लोन ले लेते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। बॉन्ड का पेपर हमें मिल जाता है, हम कंपनी को पैसा देते हैं, और उस बॉन्ड के पेपर में सब लिखा होगा कि कंपनी हमें इंटरेस्ट मंथली देगी, क्वार्टरली देगी, सेमी एनुअली देगी या एनुअली। इस हिसाब से कंपनी हमें पे बैक करती रहती है, और मेच्योरिटी के टाइम पे हमें टोटल अमाउंट भी वापस मिलता है। तो किस तरह से इन सारे जो वेरियस एसेट क्लासेस है, सिक्योरिटीज है, मतलब स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, रियल इस्टेट है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कॉमोडिटी, सिल्वर है, गोल्ड है, क्रिप्टो करेंसीज है, फिर आप हेज फंड्स के बारे में पढ़ोगे, वो सारी चीजें हैं। तो हर इंडिविजुअल के लिए किसको कितनी कितनी चीजों की एलोकेशन मिलनी चाहिए। किसके जिसका रिस्क ज्यादा है उसको आपको एफडीज देने की जरूरत नहीं है। जिसकी अभी एज भी कम है, थर्टीज में हो, काम कर रहे हो, अभी तो काम करने की एज है, रिटायरमेंट 30 ईयर्स के बाद है, तो अभी आप रिस्क ले सकते हो। ऑन दी अदर हैंड कोई इंडिविजुअल है जो 55 है, उसको अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, उसको शायद रिस्की वाली चीजें नहीं दो। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। फिक्स्ड इनकम में क्या रहेगा? जो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज है उनकी वैल्यूएशन, उनको कैसे इवेल्युएट करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इसमें प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है। तो इसमें यही रहेगा किस तरह से आप फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, आज आपको कितना मिलेगा, इन सब चीजों को मिलाकर आपकी क्या एक्चुअल में रिटर्न मिलेगा। राइट, ये सारी चीजें रहेंगी फिक्स्ड इनकम। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस तरह से वैल्यूएशन होती है, कितनी कितनी नई नई तरह की टर्म्स होती हैं हमें पता चलती है, बिकॉज हम हमेशा यही सुनते हैं कि इक्विटी मार्केट में कैपिटल एप्रिसिएशन होती है स्टॉक्स के अंदर। लेकिन जब आप बॉन्ड्स वाला फिक्स्ड इनकम वाला पढ़ोगे, यू विल कम टू नो कि बॉन्ड्स में भी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। शायद ये चीज हम कभी ना समझ पाए, लेकिन नहीं, अगर बॉन्ड्स का जो मार्केट में प्राइस है वो हर रोज चेंज होता है, लाइक द इक्विटी सिक्योरिटीज। एफडीज का नहीं होता, एफडीज आर समथिंग प्राइवेट काइंड ऑफ थिंग, बट जो बॉन्ड्स है वो पब्लिक को इश्यू होते हैं। बॉन्ड्स मेजरली एक्सचेंज पर शायद आपको सिर्फ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ही मिले, लेकिन ये डीलर मार्केट में ट्रेड करते हैं, प्राइवेट डीलर्स में, जैसे करेंसीज होती है ना, करेंसीज के लिए आप अलग अलग डीलर्स के पास जाते हो, तो उसी तरह से बॉन्ड्स भी आपको अलग अलग डीलर्स से मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ करेंसी के लिए भी कोई हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज नहीं है कि जहां से आपको अगर यूएस डॉलर खरीद कर आपको जाना है तो आपको किसी भी डीलर के पास, और हर डीलर आपको अलग अलग प्राइस देगा। उसी तरह से बॉन्ड्स में भी ऐसे ही होता है। तो उसकी वैल्यूएशन करना सीखेंगे एंड एवरीथिंग राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स की। कॉन्स, दैट इज द क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गुड सब्जेक्ट। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिटर्न्स कैलकुलेट करने सीखोगे, कि हर टाइम के साथ हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखोगे। आज एक चीज 100 रुपीज वैल्यू है, तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फायदे में कब है, आज इन्वेस्ट करना फायदे में है या 2 साल के बाद इन्वेस्ट करना फायदे में है। ये वाली सारी चीजें पढ़ोगे आप कौन सी में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। उसके बाद आप इसके अंदर और क्या पढ़ोगे? रेट्स एंड रिटर्न, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट रेट। उसके बाद टाइम वेटेड रिटर्न, की हर टाइम पे आपको इतना कैश फ्लो मिल रहा है, तो एवरेज कैश फ्लो आपको टोटल कब मिल रहा है, उसको वेट करके हर टाइम पे कितना कितना आपको मिल रहा है, उस हिसाब से पढ़ोगे। मनी वेटेड के हिसाब से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना सीखोगे अब। एक होती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने आज 0 टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट किया, 8 मंथ्स पे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया, तो जो 8 मंथ्स मंथ्स में रिटर्न रहेगी, दैट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहेगी। ठीक है, कि हमने कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया। फिर क्या कहते हैं, पर हम जब मार्केट में कभी भी रिटर्न्स की बात करते हैं, हम कभी भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स की बात नहीं करते, हम एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करते हैं। हम हमेशा 1 ईयर के, हम कभी एफडीज भी कराने जाते हैं तो दे आर ऑन दी एनुअलाइज्ड बेसिस। हम कभी अपने किसी पोर्टफोलियो की भी बात करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो एवरेज पे कितना अर्न कर रहा है, तो आप उसको एनुअलाइज्ड वे में करो। एनुअलाइज्ड वे में बताना क्यों जरूरी है? फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। नहीं तो मैं आपको बोलूं मैंने 7% अर्न किया, आपको 9% अर्न किया है, पर उसके अंदर टाइम पीरियड तो आया ही नहीं। अगर हम एनुअलाइज ना यूज करें, क्या आपका आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कुछ और हो, मेरा होल्डिंग पीरियड कुछ और हो, टाइम होराइजन डिफरेंट हो सकता है सबका।
दैट्स द थिंग, इसलिए एक्चुअली में 1 ईयर का करते हैं तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न कि उसको एनुअल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपको 8 मंथ्स की रिटर्न पता है, उसको एनुअल में कन्वर्ट करते तो ये वाली चीज इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड्स पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल, कुछ मीन मीडियन मोड, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सम न्यू थिंग्स वी विल लर्न अबाउट द स्क्यूनेस। वो सब जब टॉपिक आएगा हम उसके अंदर करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है लॉस होने के, और अगर लॉस हो गया तो कितना लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस कितना है। तो आपको अभी किस चीज अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी को आप ना लेकर आओ अपने उसके अंदर एनालिसिस के अंदर, तो आप क्या करोगे कि मेरे को तो लॉस, आप तो सारा दिन यही टेंशन पाके बैठे रहोगे कि लॉस है लॉस है। लेकिन हम कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को अपने दिमाग में ऐसे ही सोच लेते हैं। क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस काइंड ऑफ कंट्री में, उसके अंदर आप समझते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत कम है। आप ये चीज अपने माइंड में वैसे ही सोच लेते हो, आपको किसी को बताना या पूछना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी होगी या कोई नया स्टार्टअप होएगा, उसके अंदर शायद आप सोचोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस थोड़ा ज्यादा है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज ऑन पेपर्स किस तरह से काम करती है, जब आपको आगे जाके इस तरह के फर्दर कुछ फर्दर इस तरह के आपको जॉब मार्केट में जाना है, जॉब पोजीशंस लेनी है, जहाँ पे आपको इन सब चीजों को कैलकुलेट करके मेजर करके एनालाइज करना होगा, कंपेयर करना होगा, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी, क्वांटिटेटिव मेजर वाली चीजें। ठीक है, बिकॉज नंबर्स की जहां बात करेंगे वो होगा कॉन्स। अभी तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाज ऑल अबाउट थ्योरी, किस तरह से आप रिस्क देखते हो, किस तरह से उनका टाइम होराइजन देखते हो, किस तरह से लिक्विडिटी देखते हो, ये सारी चीजें, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर एक इन्वेस्टर है जो बहुत ज्यादा डरता है इन्वेस्ट करने से, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिच है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरता है इन्वेस्ट करने से, तो यू एज अ वेल्थ मैनेजर, उनके एडवाइजर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको थोड़ा सा समझाना है कि देखो इतनी डरने की बात नहीं है। बट स्टिल इफ दे डोंट अंडरस्टैंड या फिर वो अभी भी डर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन द रिस्की सिक्योरिटीज। यू कैन नॉट बी लाइक कि यार मेरे को पता है रिटर्न बन जाएगी मैं बना लूंगा, बट वहां पे क्लाइंट का कंफर्ट आना भी जरूरी है। तो विविध पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम थोड़ी सी साइकोलॉजी वाली बातें ज्यादा करेंगे, किस तरह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे चेंज होता है हर इन्वेस्टमेंट के साथ, किस तरह से एक, अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं तो एक होता है एंडोमेंट बायस। इसका मतलब आज मेरे पास कोई चीज है, तो शायद जो चीज मेरे पास है ना मैं उसको ज्यादा वैल्यू करूंगी। फॉर एन एग्जांपल प्रॉपर्टी, आपके फादर के पास कोई प्रॉपर्टी होगी तो कोई कहेगा कि यार 2 करोड़ की बेच दे, नहीं 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 ये तो 3 करोड़ से कम की नहीं है। तो दिस इज द एंडोमेंट बायस। किस तरह से इस बायसेस को आपको ओवरकम करना है, आपको अपने क्लाइंट को पूछना है कि आज अगर आप खरीदना जाओ, आप खरीदते 3 करोड़ की, जो आप बोल रहे हो कि मैं 3 करोड़ की बेचूंगी, इस काइंड ऑफ चीज, सारे बिहेवियरल फाइनेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे आप अपने पर्सनल थिंग्स में बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हो। एक होता है मेंटल अकाउंटिंग बायस, उसमें क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, हमें पैसा कहाँ से आया, आपको पैसा, आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो पैसा आपने इन्वेस्ट करना है वो पैसा आया कहाँ से। अगर लॉटरी से आया है, लॉटरी काइंड ऑफ थिंग्स से आया, तो आप कहोगे यार जहां मर्जी लगा दे मेरे को नहीं फर्क। तो लेकिन अगर आपकी हार्ड अर्नड मनी है, आपके फादर की हार्ड अर्नड मनी है, तो आप कहो यार देख के लगाई बहुत औखा कमाया। ऐसे इस तरह के वेरियस बायसेस आता है, हमको कैसे ओवरकम करना है इन सब, ये सब चीजें पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी उसकी वेटेज आई गेस 5 to 8% काइंड ऑफ थिंग की है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थोड़ी कम है, बट लेवल 2 में इंक्रीज होगी। लेवल 3 इज 70 to 80% अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लेवल 3 में मेजर टॉपिक ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो आपका प्रैक्टिकल वाली थिंक है लेवल 3 में तो मोस्टली समझ लो बहुत कम है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करो तो उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आज बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सारे बायसेस सेम रहेंगे एंड एवरीथिंग। ठीक है। और कॉन्स की बात कर रहे थे हम, तो कॉन्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सब तो पढ़ने के साथ साथ हम लोग कर लेंगे। नॉट फिर बिग डेटा टेक्निक्स है कि जिससे आज फिनटेक फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी को हम जोड़ रहे हैं। रोबो एडवाइजर्स यूज करते हैं हम, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाने की ट्राई करते हैं। तो किस तरह से उन सारी चीजों को वी एज इंडिविजुअल्स, वी एज एडवाइजर्स, वी एज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और द वेल्थ एडवाइजर्स, हम किस तरह से उन चीजों को अपने काम के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम इस चीज से डर नहीं सकते कि लोग तो बाहर से अपना पोर्टफोलियो या एआई से पोर्टफोलियो बना लेंगे, हम लोगों को उसको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा।
साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे कि ये भी बिहेवियरल बायस रह सकता है कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोग हैं वो अपने करोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर शायद रिलाय ना करें। जब आप काम करोगे ना इंडस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोग हैं ना उनके लिए रिटर्न नहीं मैटर करती। वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे मेरे पोर्टफोलियो में मुझे 25% रिटर्न चाहिए। वो कहेंगे कि बच्चों 7-8% की मुझे रिटर्न दो। लेकिन दे विल वांट कि 1 घंटा बैठकर मैं उनके साथ बात करूं, उनको एक तरह से कंफर्ट जोन में लेकर आऊं कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपका कैपिटल प्रिजर्व्ड है। एप्रिसिएशन उन्होंने बहुत पैसे देख लिए, बहुत कमा लिए, बट वो कैपिटल को अपना जाता नहीं देख सकते। उनको इन्फ्लेशन जितनी रिटर्न चाहिए, बस थोड़ी सी ऊपर 1-2%, नॉट मच। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी आप सोचोगे 5 से 8% की वेटेज है, पर आने वाले लेवल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवल 3 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिक्स्ड इनकम और कॉन्स भी, उनके अंदर तो अभी वेटेज भी, जैसे अगर टोटल 180 क्वेश्चन है तो आप समझ लो कि 20 क्वेश्चन के अराउंड तो फिक्स्ड इनकम और कॉन्स में से 20-20 ईच आने ही आने हैं, क्योंकि वेटेज 10-12% के आसपास है। इस तरह से तो ये तीनों सब्जेक्ट्स रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। और आपको ओवरव्यू मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का दे दिया है। फिक्स्ड इनकम एंड कौन सा समथिंग और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, राइट, मेजरली थ्योरी सब्जेक्ट। सो एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन?